हरिपद कमल विनोद रता, हर शीर्ष निवास रता गंगा। ब्रह्म कमंडल मध्य गता, श्रुति शब्द श्रवण परा गंगा। त्रिभुवन परिमार्जन सत्ता, विदितेयं त्रितय पथा गंगा। सुर तरुणी जन सेवित चरना, शुद्धांतः करना गंगा। सुर तरुणी जन सेवित चरना, शुद्धांतः करना गंगा। अयमान्याः संस्कृत प्रेमिणः जिज्ञासवः छात्राश्च सर्वेभ्यो हार्दिकम् अभिनंदनम्। भवन्तः सोल्लासम् अस्मिन् ध्वन्यालोकस्य पाठे प्रतिदिनम् उपस्थाय कार्यक्रमं सफलयन्ति, उत्साहं च वर्धयन्ति। अतः भूरिशः जिज्ञासा सर्वदा जीविता प्रवर्तिता सन्मुखी च भवेत् इति कामये। प्रिय छात्रों, इस ध्वन्यालोक के पाठ्यक्रम में आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वो विषय यद्यपि ज्ञात तो है, लेकिन फिर से पढ़ लेना आवश्यक है क्योंकि पाठ का क्रम है। वस्तुतः आज का विषय है कवि कर्म विवेचन। कल तक हमने पहले रस परिपोष विचार, उसके बाद रस दोष परिहार, इस दोनों को पढ़ा था। अब ये आचार्य आनंदवर्धन कवि कर्म पर विचार करते हैं। कवि कर्म से यहाँ उनका जो तात्पर्य है वो मैं थोड़ा समझा दूँ कि वस्तुतः अब तक ध्वन्यालोक में उन्होंने यही कहा है कि कवि को सर्वदा अपने रस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उससे इतर परिश्रम करने पर काव्य का जो काव्यत्व है वो कहीं न कहीं क्षीण हो जाता है। ऐसा कवि को नहीं करना चाहिए। और मुख्य चीज़ होता है रस, जो ध्वनि के बिना प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्वनि जो है उसको प्रधान मानते हुए, ध्वनि को काव्य की आत्मा प्रमाणित करते हुए उन्होंने अपना यह ग्रंथ प्रतिपादित किया है। अब जो आगे वो विवेचन करेंगे कवि कर्म के रूप में, वो ये कहेंगे कि जिस औचित्य की बात हमने की है उस औचित्य को ध्यान में रखते हुए कवि को चाहिए कि वो सर्वदा अपने वर्ण्य विषयों का चयन करे और वर्ण्य विषयों के अनुकूल ही शब्दों का प्रतिपादन करे। अब यहाँ दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो कवि उन विषयों को चुने जो विषय औचित्यपूर्ण हो। तो औचित्यपूर्ण यहाँ किसके साथ देखा जाएगा? तो याद रहे कि कवि जो होते हैं और काव्य जो करते हैं, उस काव्य का मूल ध्येय है सहृदयानुरंजकत्वम, जो सहृदय के अनुरंजन के अनुकूल हो, उसी विषय को वो चुने। विषय चुनते वक्त इस बात को ध्यान में रखें कि इस विषय के प्रतिपादन से सहृदयों का मनोरंजन
सहृदयों को आह्लाद की प्राप्ति होगी या नहीं, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का मार्ग ये प्रशस्त करता है या नहीं, इस औचित्य के समावेश के साथ ही वो अपने विषय का चयन करें और पुनः जिस विषय का चयन किया है उस विषय के अनुकूल ही शब्दों का प्रतिपादन हो, शब्दों को लगाएं, उस विषय के अनुकूल ही शब्द संयोजन की कला अपनाएं। ये औचित्य अगर पूरा नहीं हुआ, यानी कि आपने अर्थ तो अच्छा सोच लिया है, लेकिन अगर आपके शब्द आपके चिंतित अर्थों का यथा स्वरूप प्रतिपादन में सक्षम नहीं होता है, तो भी वह अनुकूल नहीं होगा। इसलिए अर्थ और शब्द, अपना जो विषयभूत अर्थ है उस अर्थ को और जिस शब्द के प्रयोग द्वारा आप उन विषयों को स्पष्ट करना चाहते हैं उनको पूरे औचित्य विनियोजन के साथ उसका विनियोग करें। ये कवि का लक्ष्य होता है और कवि का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए ये कारिका करते हैं कि वाच्यानां वाचकानां च जदौचित्येन योजनम रसादि विषयेन एतत् कर्म मुख्यम महाकवेः। वाच्यानाम पहले दिया कि वाच्य का, तो वाच्य क्या है? वाच्य है वो अर्थ जिस अर्थ का प्रतिपादन आप चाहते हैं और जिसको आप ये समझते हैं कि ये अर्थ सहृदयों के हृदय का मनोरंजन करेगा। वाच्यानाम अतदनुगुणम वाचकानाम, क्योंकि वाच्य तो आप प्रस्तावित नहीं कर सकते। काव्य जब करेंगे तो आप तो वाचक ही उपस्थापित करेंगे, शब्द ही उपस्थापित करेंगे। तो वो शब्द अगर आपके अनुकूल अर्थों को देने में सक्षम होगा, वहाँ आह्लादकता उत्पन्न करने में वो सक्षम होगा, तभी वो अनुकूल कहलाएगा और तभी वो सहृदयों के लिए लाभप्रद होगा, हृदय आह्लादक होगा। इसलिए कहते हैं कि वाच्यानां वाचकानां च औचित्येन योजनम, औचित्य पूर्वक योजन होना चाहिए। अब औचित्य पूर्वक जो पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि वाच्य भी है, लक्ष्य भी है, व्यंग्य भी है, या जो ध्वनि व्यापार हम कहते हैं वो है। अब तक में हमने ये सीख लिया है, ये पढ़ लिया है कि कोई भी शब्द जब ध्वनि व्यापार द्वारा वो ध्वनि जो रसस्वरूप आगे चल के हो जाता है, वो है उस शब्द में, उस शब्द में वो ताकत है कि वो ध्वनि के बल पर वो ध्वनिन करने की शक्ति हो, उसमें सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने की शक्ति हो उसमें, तभी उसका हम प्रयोग करें। ये औचित्य विचार करके कि ये शब्द ऐसा काम कर रहा है या नहीं, जो अर्थ हम प्रस्तावित कर रहे हैं वो हमारे अनुकूल है या नहीं, काव्य के अनुकूल है या नहीं, जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो ध्वनन शक्ति से संपन्न है या नहीं, ध्वनन के बल पर कहीं वो हमारे लक्ष्य से इतर किसी अर्थ का बोध तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इतर अगर बोध करेगा तो रसदोष में आप पढ़ चुके हैं कि वो दोष कर देगा। उन सब का परिमार्जन करते हुए औचित्य पूर्वक शब्दों का जब विनियोग करेंगे हम, जब वहाँ रखेंगे, तब जा कर के ये काव्य कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि रसादि विषये न, रसादि विषय न, रसपद से रसादि जो 8 होते हैं उन सबको ग्रहण कर लिया जाए कि रसादि परक जो विषयभूत अर्थ और उसके लिए जो शब्द, उसको औचित्य पूर्वक काव्य में सन्निविष्ट करना,
दोनों के उचित प्रयोग से काव्य का निर्माण करना, एतत् कर्म, यही काम जो है वो मुख्यम महाकवे, महाकवियों का ये मुख्य काम होता है। अब देखिए कि इन्होंने महाकवियों का क्यों कहा। कारण कि जब भी कोई आदमी बोलता है तो अपना विषय तो पहले निर्धारण कर ही लेता है, वो उसके अनुकूल वो शब्द प्रयोग कर ही देता है। यहाँ तीन पक्ष जो सामने आते हैं। एक तो बोलने वाले ने जिस अर्थ का चयन किया है वो अर्थ दूसरों के हृदय को आह्लाद देने वाला है कि नहीं, ये चिंतन सभी नहीं कर सकते। उसके मन में जो आता है बोल देते हैं। उसके बाद जो उसने अर्थ सोचा उसके अनुकूल शब्द प्रयोग कर रहा है कि नहीं, उस शब्द से उस चिंतित अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है या नहीं, ये भी सभी नहीं कर पाते, सोच करके भी नहीं कर पाते। और तीसरा कि जिस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं वो काव्य के अनुकूल है कि नहीं, कहीं ग्राम्यत्वादि दोष से युक्त तो नहीं है, श्रुतिकत्वादि दोष से युक्त तो नहीं है। इन तीनों चीज़ों के औचित्य का परीक्षण जो कर सकता है, जो कर लेता है, तब उसकी वाणी जो है वो सहृदयों के योग्य होती है और तब उसे महाकवित्व का लाभ होता है, तब वो महाकवि बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि महाकवियों के लिए यही मुख्य कर्म है। अब इस पर विचार करते हुए ये जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि रसादि तात्पर्येन काव्य निबंधनम भरतादावपि सुप्रसिद्ध में वेति प्रतिपादयितुम आह। यानी काव्य का जो निबंधन है जो कवि लोग किया करते हैं वो रसादि तात्पर्येन, कवि चाहे उसको किसी भी द्वारा वर्णित करे, कैसा भी अर्थ लगाए, कैसा भी शब्द लगाए, लेकिन उसका मूल ध्येय जो होता है वो मूल ध्येय होता है रस प्राप्त करना। सहृदयों को इससे रस की प्राप्ति हो, ये उस कवि का मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए कहते हैं कि रसादि तात्पर्येन काव्य निबंधने, काव्य का निबंधन केवल इसलिए नहीं होता है कि वो इतिमात्र का वर्णन कर दे, इतिहास लिख दे। इतिहास लिखना कवि का ध्येय नहीं होता है। इतिहास की कथा को ही वो इस तरह प्रयुक्त करते हैं जिससे न कथा में कोई हानि आती है और न सहृदय की सरसता में कोई बाधा आती है। इस दोनों चीज को देखते हुए कि हमारे औचित्य का भी क्षय न हो और सहृदयों के आनंद में भी कोई बाधा न आए, इस तरह किया गया जो काव्य निबंधन है वो भरतादावपि, आचार्य भरत ने जो नाट्यशास्त्र लिखे उनके अनुकूल, उन लोगों के कथनानुसार भी ये प्रतिपादित है और ऐसा ही सब दिन होता रहा है। रसाद्यनुगुणत्वेन, गौर कीजिएगा, रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोर्थ शब्दयोः औचित्यवान्यस्ता एता वृत्तयो द्विविधा मता। जब कभी काव्य करता है या नाटक आप देखते हैं, नाट्य भी एक काव्य ही है, तो शब्दार्थयोः जह व्यवहारः, शब्द और अर्थ का जो हम व्यवहार करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वो सर्वदा रसाद्यनुगुणत्वेन, रसाद्यनुगुण होता है। रसाद्यनुगुण क्या हुआ कि रसादि के अनुकूल, रसादि की अभिव्यक्ति में उसकी योग्यता होती है। इसको देख कर के ही शब्दार्थ का प्रयोग किया जाता है। और ये तुलना करना, ये देखना कि वो शब्दार्थ का प्रयोग जो है वो व्यावहारिक रूप से सहृदयों के हृदय का मनोरंजन करने में समर्थ है या नहीं है,
ये औचित्य की परीक्षा करके जब प्रयोग किया जाता है तो ये जो है ये दो प्रकार से प्रयोग में आता है। ये वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक में वो कैसिकादि वृत्तियां आती हैं और एक में वो उपनागरिका इत्यादि वृत्ति आती है। कि कैसिकादि वृत्ति जो है नाटक में वो अभिनय से प्रयोग होता है, व्यवहार दिखा करके, और उपनागरिका इत्यादि जो वृत्ति हैं जो शब्द और अर्थ के बल पर ऐसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए तो उपनागरिका होगी, ऐसे शब्द प्रयोग होना चाहिए तो कोमला होगी, वगैरह वगैरह। ये दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। इनमें मूलतः वही हुआ कि व्यवहारतः या शब्दार्थयोः व्यवहारः, शब्द और अर्थ का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो रसाद्यनुगुण हो। इससे ये ज्ञान भी हमें मिल जाता है कि लौकिक जीवन में भी हमें व्यावहारिक होना चाहिए। व्यवहार से मतलब क्या है कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो विचारक लोग हैं, जो अच्छे आदमी हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सहृदय हैं, वो आपके व्यवहार की प्रशंसा करें, उसके विचार के अनुकूल आपका व्यवहार हो। मानव जीवन में आप स्वतंत्र तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज इसी शब्द और अर्थ के अभाव में समाज की गति बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि सभी के मन में यही भाव है कि बोलने में तो हम स्वतंत्र हैं, बोलने का हमारा अधिकार स्वतंत्र है। लेकिन याद रखिए कि जो बात आप बोल रहे हैं उस पर यह विचार करके बोलना चाहिए कि आपका जो वचन है वो लोक व्यवहार के अनुकूल, लोक व्यवहार के उचित है या नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वो सहृदयों पर जाकर कैसा प्रभाव डाल रहा है, कहीं विपरीत प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। अगर विपरीत प्रभाव डाल रहा है तो वो कदापि उपयुक्त नहीं कहा जाएगा। इस बात को जो जानने में अक्षम है, इस बात को जो नहीं समझते हैं, वही आज आपको समाज में ऐसी उलझन, बोलना तो मेरा अधिकार है, चाहे मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ। और ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं कि पहले तो वो बोल जाते हैं, अब बाद में कहते हैं कि मेरे बोलने का ये तात्पर्य नहीं था। अब गौर कीजिए, वो कहते हैं कि मेरे बोलने का ये तात्पर्य नहीं था। भाई क्यों? तात्पर्य क्या तेरे कहने से निर्धारण होगा? हमारे आचार्यों ने शब्द को देख करके ये निर्धारित कर दिया है कि किस शक्ति से उसका कौन सा अर्थ प्राप्त होगा और वो सहृदयों पर कितना प्रभाव करेगा। तो चूंकि इसका उसको पता है नहीं, बोली जब मुंह से निकल गई तो जो सहृदय हैं वो तो उसी अर्थ को ग्रहण करते हैं जो शास्त्रकारों ने निर्धारित कर दिया है। उसी नियम के अनुकूल चलकर उसका हृदय उस अर्थ को ग्रहण करता है, और जब उस अर्थ को ग्रहण करता है तो विरोध शुरू होता है, और तब वो तर्क देना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैंने जो कहा उसका ये तात्पर्य गलत लिया गया। और वो जो अपना तात्पर्य समझाते हैं, एक तो कहीं समझाते नहीं क्योंकि समझाने की ताकत उसमें नहीं है, अगर समझाते हैं तो ऐसा उल्टा पुल्टा समझाते हैं जो सहृदय कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमको चाहिए, हमें सहृदयों को, हमें कवियों को या कवित्व लाभ के आकांक्षी जो हैं उनको चाहिए कि इन सभी औचित्य का परीक्षण करने के बाद ही वो शब्द और अर्थ को व्यवहारतया सिद्ध करके उसको प्रयोग में लाएं। इसको कहते हैं व्यवहार। क्या कहा आपने? कहते हैं व्यवहारो ही वृत्तिरित्युच्यते। व्यवहार जो है वही वृत्ति है। तत्र रसानुगुण औचित्यवान वाच्याश्रयो जो व्यवहार है, रस के अनुकूल औचित्य से परिपूर्ण वाच्य के आश्रय में जो व्यवहार होता है वही कैसिकादि वृत्तियाँ होती हैं, और वाचक के आश्रय में जो व्यवहार होता है वो वस्तुतः उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ होती हैं। वृत्तयो ही रसादि तात्पर्येन सन्निवेशिताः।
काम अपि नाट्यस्य काव्यस्य वा छायाम आवहति। कहते हैं ये वृत्तियाँ, चाहे कैसिकादि वृत्तियाँ हो या उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ हो, ये जब रसादि तात्पर्य होकर रसादि को सुस्पष्ट करने के तात्पर्य से प्रयुक्त होता है, उसका अगर औचित्य विचार सही होता है तो किसी नाटक का, यानी कैसिकादि वृत्ति जो है वो नाटक का, और उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ जो हैं वो नाटक समेत काव्य का भी कामपि छायाम पुष्टन्ति, किसी विशिष्ट छाया को, उसके वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करता है। रसादि द्वयोरपि बीजभूता, याद रहे कि रसादि प्राप्त करना, रसादि में तात्पर्य, ये उपनागरिका आदि वृत्ति का भी ध्येय होता है और कैसिकादि जो वृत्ति है उसका भी ध्येय होता है। इतिवृत्तादि तो शरीरमेव, इतिवृत्त जहाँ इतिहास मात्र होता है, जहाँ कथा मात्र कर देते हैं, वो तो उसका शरीर मात्र होता है। इतिवृत्त जो है, इतिहास की जो कथा है, वो है शरीर। वो काव्यत्व रूप तब धारण करेगा जब उसको आप रसादि तात्पर्य से, रसादि से युक्त अर्थ एवं शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। तो अब देख लीजिए, इतिवृत्त जो है वो शरीर हो गया, और जो रसादि तात्पर्य से विनिवेशन है वो उसका प्राणभूत तत्व हो जाता है। इस पर शंका करते हुए कोई कहते हैं कि गुण गुणि व्यवहारो रसादीनाम इतिवृत्तादिभिः सह युक्तः। इतिवृत्त जो ऐतिहासिक कथा हुई और जो रस है, इन दोनों में कहते हैं गुण और गुणी का व्यवहार उचित है। शरीर, जीव और शरीर का व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी जो कहा कि इतिवृत्तादि शरीर भूत मात्रम, इतिवृत्तादि जो है वो शरीर है, और ये ध्वनि रस का जो तात्पर्य है, रसादि जो है वो उसका जीव है, वो उसकी आत्मा है। तो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, गुण और गुणी का व्यवहार होना चाहिए, उसको शरीर और जीव का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कहते हैं, उसमें तर्क भी देते हैं वो कि रसादिमयम ही वाच्यम प्रतिभासते न तो रसादिभिः पृथक भूतम इति। अब इस समझिए क्या कहा इसने। इन्होंने कहा कि जब हम काव्य में किसी शब्द का प्रयोग देखते हैं या शब्द को पढ़ते हैं, तो आपने जो अभी शरीर और उसके जीव की बात की है, तो यहाँ तो जो शब्द हमारे पास में उपलब्ध होता है उसी में रसादि का भी तात्पर्य है, और उसी में जो उसका साधारण वाच्य है वो भी है। इसी को वो कहते हैं कि रसादिमयमेव वाच्यम, जो वाच्य है, जो अर्थ है मेरा, वो अर्थ रसादिमय है, वही अर्थ रस रूप है, न तो वाच्येन रसादिभिः पृथक भूतम, न तो रसादिभिः पृथक भूतम। यानी वाच्य जो हमारा अर्थ है वो अलग और रस अलग, ऐसी प्रतीति नहीं होती है, बल्कि जो वाच्य है वो रसादिमय है, वही रस है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होने पर तो गुण और गुणी का ही व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जीव और शरीर ये दोनों पृथक पृथक चीज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो वहाँ आनंदवर्धन कहते हैं कि यदि रसादिमयमेव वाच्यम, रसादिमयत्वमेव वाच्यम यथा गौरत्वमयम शरीरम एवं सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने नियमे नैव गौरवत्वं प्रतिभासते सर्वस्य तथा वाच्येन सहैव रसादयोरपि सहृदयस्य असहृदयस्य च प्रतिभासेत न चैवम्। कहता है, देखिए आप जो बात उठा रहे हैं उस पर ज़रा गौर कीजिए।
आप कह रहे हैं कि रसादिमयत्वमेव वाच्यम, रसादिमयत्व ही वाच्य होता है, रस से अलग वाच्य नहीं होता या वाच्य से अलग रस नहीं होता। तो तात्पर्य ये हुआ कि वाच्य को हम देख लें तो हमें रस भी प्राप्त हो जाएगा। अगर रसादिमयत्व है वाच्य, तो वाच्य को देखने मात्र से, वाच्य की प्राप्ति मात्र से रसमयत्व का रस का भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे अगर प्रयोग करें कि ये गौरत्वमयम शरीरम, जैसे शरीर गोरा है, गौर कीजिए कि गौरत्वमयम शरीरम, ये शरीर अगर गोरा है तो गौर वर्ण और शरीर दोनों अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि शरीर ही गोरा है। यही आप कहना चाह रहे हैं कि रसादिमयत्वमेव वाच्यम, जैसे ये गोरापन और शरीर दोनों एक ही चीज है, गोरेपन से अलग शरीर नहीं है, उसी तरह से अगर रसमयत्व वाच्य है तो हमें ये पूछना है कि गौरत्वमयम शरीरम की तरह कोई भी इस शरीर को देख लेगा, चाहे वो सहृदय हो चाहे वो असहृदय हो, सबको वो शरीर गोरा ही दिखेगा। अगर गौरत्वमयम शरीरम की बात करें तो उस शरीर को जो कोई भी देखेगा वो गोरा ही देखेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि सहृदय उसको गोरा देखेगा और असहृदय उसको गोरा नहीं देखेगा, ऐसी बात नहीं होगी। उसी तरह अगर रसादिमयत्वमेव वाच्यम करें, रसादिमयता जो है वो वाच्य है, तब तो कोई भी वाच्य सहृदय हो या असहृदय हो, सबके लिए रस देने वाला होगा। जैसे गौरत्वमयम शरीरम सबके लिए गोरा शरीर दिखाई देता है, उसी तरह रसादिमयत्वम वाच्यम, ऐसा करने पर तो जितने भी सहृदय हैं चाहे असहृदय हैं, सबको वो गोरा वो रसमय दिख पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि काव्य में जो वाच्य होता है वो सहृदयों के लिए ही रसमयत्व प्रतीत होता है, असहृदयों के लिए वो रसमयत्व प्रतीत नहीं होता। इससे क्या तात्पर्य हुआ कि आप जो कह रहे थे गौरत्वमयम शरीरम, ऐसा वस्तुतः रसादिमयत्वम वाच्यम ऐसा प्रयोग नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। एतत् प्रतिपादितम प्रथमोद्योते, कहते हैं ये तो प्रथम उद्योत में मैंने पहले ही बता दिया था कि शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रे नैव न विद्यते वेद्यते सतु काव्यास तत्वज्ञैरेव केवलम। अगर शब्दार्थमयत्व या वाच्य जो है वो रसादिमयत्व हम मान लें, तब तो जो शब्दार्थ का शासन जानते हैं उसको ही काव्यत्व का ज्ञान हो जाएगा, उसी में उसको रसादि तात्पर्य रसादि का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर अलग अलग करने की जरूरत क्या थी। ये बातें मैं पहले ही समझा चुका हूँ। स्यान मतम, कहते हैं थोड़ी देर के लिए सुनिए कि रत्ना नामिव जात्यत्वम प्रतिपत्ति विशेषतः संवेद्यम वाच्यानाम रसादिरूपत्वमिति नैवम। अगर दूसरा तर्क आप लगाते हैं क्या, तो जैसे रत्न होता है और रत्न से रत्न का प्रकाश निकलता है, तो रत्ना नामिव जात्यत्वम प्रतिपत्ति विशेषतः संवेद्यम। कहते हैं कि रत्न तो रत्न है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उस रत्न को देख करके रत्न तो समझ लेता है, लेकिन उस रत्न की जाति क्या है, इस जाति का विश्लेषण वही कर पाता है जो वस्तुतः जौहरी हो, जो रत्न परीक्षण में पारंगत हो। अन्यथा सब रत्न तो सभी के लिए रत्न ही होता है। उसी तरह
वाच्य जो है उस वाच्य में रसादिमयत्व है, लेकिन सहृदय जो हैं वो उसकी रसादिमयता का परीक्षण कर लेते हैं और असहृदय जो हैं वो रसादिमयता का परीक्षण नहीं कर पाते। जैसे रत्न को देखकर सभी उसको रत्न रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन जो जौहरी होता है वो परीक्षण करके बताता है कि ये उत्तम कोटि का रत्न है या मध्यम कोटि का रत्न है या अधम कोटि का रत्न है। यही सहृदय और असहृदय में फर्क है। अन्यथा वाच्य जो है उस वाच्य में रसादिमयता है ही। आचार्य कहते हैं नैवम, ये भी उचित नहीं है कि जतो जथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपानतिरिक्तत्वमेव तस्य लक्ष्यते तथा रसादीनामपि विभावानुभावादि रूप वाच्य व्यतिरिक्तत्वमेव लक्ष्यते। कहते हैं कि और जथा जात्यत्वेन प्रतिभासते, कहते हैं कि जैसे रत्न की अभी आपने बात की है, उस रत्न में एक बात देखिए कि जो रत्न होता है उत्कृष्ट जाति के रूप से प्रतीत होने वाला, यानी रत्न आपके सामने है, उस रत्न की जो प्रतिभा है, उस रत्न की जो कांति है, उस रत्न की जो दीप्ति है, वो रत्न स्वरूप में ही प्रतिभासित होता है, अलग रूप से प्रतिभासित नहीं होता। मान लिया जाए कि एक रत्न मेरे हाथ में आ जाए, उस रत्न की जो दीप्ति होती है, जो उसका प्रकाश होता है, जो उसकी कांति होती है, वो कांति उस रत्न से अलग नहीं होता, बल्कि उस रत्न में ही वो कांति होती है। जिस कांति का परीक्षण जौहरी करके उसकी उत्तमता या अधमता साबित करता है, लेकिन वो कांति रत्न से व्यतिरिक्त नहीं होता, वो रत्न के साथ ही होता है। उसी तरह अगर रसादिमयत्व वाच्यत्व को स्वीकार किया जाए तो विभावानुभाव व्यभिचारी भाव जो हमारे सामने आते हैं उसी में रस होना चाहिए। तब तो ये कहना चाहिए कि जो विभाव है वही रस है, जो अनुभाव है वही रस है, जो व्यभिचारी भाव है वही रस है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि विभावानुभावादि रूप वाच्य अव्यतिरिक्तत्वमेव लक्ष्यता। अगर रत्न की तरह हम परीक्षण करें तो विभाव के रूप में ही हमें रस मिलेगा, अनुभाव के रूप में ही रस मिलेगा, व्यभिचारी भाव के रूप में ही रस मिलेगा, लेकिन न चैवम, ऐसा होता तो नहीं है। न ही विभावानुभाव व्यभिचारिणः एव रसाः, क्योंकि सूत्र जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सम्मिश्रण से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव जो है वो रस नहीं है, बल्कि उससे रस की निष्पत्ति होती है। तो जब उससे रस की निष्पत्ति होती है तो इसका मतलब है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव अलग है और जो प्रतीत हो रहा है रस वो अलग है। तो वहाँ पृथकता सिद्ध हो रही है। यहाँ जो आप रत्न की बात कर रहे हैं तो वो रत्न की कांति के साथ पृथकता नहीं है, वो दोनों एक ही चीज होता है। अतएव च विभावादि प्रतीत्यविना भाविनी रसादीनां प्रतीति रीति तत्प्रतीत्योः कार्य कारण भावेन व्यवस्थानात् क्रमो अवश्यम भावी। अब देखिए कि विभावानुभाव और व्यभिचारी भाव से अलग हुआ रस, क्योंकि विभावानुभाव के द्वारा रस मिलता है,
ऐसा करने पर विभावानुभाव व्यभिचारी भाव जो हैं वो हो जाएंगे कारण, और जो हमारा रस है वो हो जाएगा कार्य। कारण और कार्य की सत्ता जब आएगी तो उसमें क्रम तो अवश्य होगा, बिना क्रम का तो वो हो नहीं सकता, इसलिए उसमें क्रम अवश्य है। हाँ, ये अलग बात है कि उस कारण कार्य में इतनी लघुता होती है, इतनी तेजी होती है कि आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन सा कारण हुआ कौन सा कार्य हुआ। कारण देखते ही आप कार्य पे पहुंच जाते हैं, दोनों का अंतर जो है वो ज्ञात नहीं रहता, इसलिए उसको हम कहते हैं कि यही होता है। इसलिए अलक्ष्य क्रमा एव संतो व्यंग्या रसादयः इत्युक्तम। इसलिए वो व्यंग्य, वो रस जो है वो आपको अलक्ष्य क्रम की तरह दिखता है। वस्तुतः वो अलक्ष्य क्रम है नहीं, है तो संलक्ष्य क्रम ही। यही बातें पंडित राज जगन्नाथ में भी ने भी रसगंगाधर के प्रथमानंद में सिद्ध किया था कि वस्तुतः संलक्ष्य क्रम जिसको आप कह रहे हैं उसकी भी, असंलक्ष्य क्रम जिसको आप कह रहे हैं उसकी भी संलक्षता होती है। हाँ, कारण और कार्य के बीच में इतनी तेजी होती है कि उस तेजी के कारण आपको वह क्रम दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। अब ये एक दूसरी बात शुरू करते हैं, उसी में कहते हैं, देखिए ये तो अर्थ की बात हुई, अब हम शब्द की बात करते हैं कि ननु शब्द एव प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्य व्यंग्यो सममेव प्रतीतिम उपजनयतीति किंग तत्र क्रम कल्पनया। कहते हैं कि जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो शब्द देश काल प्रकरण परिस्थिति के बल पर वाच्य का भी वाचक होता है और व्यंग्य भी वहीं से मिलता है। तो वाच्य और व्यंग्य दोनों हमको वहीं से प्राप्त होता है। सममेव प्रतीतिम उपजनयति, साथ साथ ही वो वाच्य और व्यंग्य दोनों की प्रतीति जगाता है, दोनों की प्रतीति करवाता है। अगर दोनों साथ साथ करवाता है तो फिर किंग तत्र क्रम कल्पनया, उसमें आपको ये क्रम कल्पना करने की आवश्यकता ही क्या है। आप एक ही बार कह दीजिए कि शब्द सुनते ही एक साथ ही वाच्य और व्यंग्य दोनों की कल्पना हो जाती है। जिसकी बुद्धि तेज है वो व्यंग्य पकड़ लेता है, जिसकी बुद्धि कमजोर है वो वाच्य पकड़ लेता है। इसमें क्रम मानने की क्या आवश्यकता है। नहीं शब्दस्य वाच्य प्रतीति परामर्श एवं व्यंजकत्वे निबंधनम। शब्द का वाच्य प्रतीति परामर्श व्यंजकत्वे निबंधनम। कहते हैं कि देखिए, जहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि वाच्य व्यंग्य दोनों साथ साथ होता है, एक ही क्रम में मान लीजिए, क्रम मानने की आवश्यकता क्या है। तो ये देखिए कि शब्द का वाच्य प्रतीति परामर्श जो है वो व्यंजकत्व में निबंधन नहीं होता। तात्पर्य क्या कि शब्द हम सुनते हैं, शब्द सुन के हमें पहले वाच्य मिलता है और तदनंतर उसका व्यंग्य मिलता है। या ये कहिए कि कोई भी पद सुनकर हमें ये ज्ञात होता हो कि ये वाच्य है, ये व्यंग्य है, ये तुरंत एक साथ होता हो, ऐसी निबंधन शक्ति, ऐसा कोई कथन व्यंजकता में नहीं कहा गया है। यानी व्यंजकता जो है, व्यंजक जो होता है वो वाच्य की प्रतीति के परामर्श से होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तथा ही क्योंकि अभी आपने जो बात उठाई है वो ये उठाई है कि शब्द से साथ साथ ही वाच्य भी होता है और व्यंग्य भी होता है, इसलिए क्रम मानने की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांत पक्ष का कहना है
कि अगर कहीं व्यंजकता में ये कहा गया हो कि शब्द का वाच्य का परामर्श होना अपेक्षित है, वाच्य भी हो तब व्यंग्य हो, या वाच्य व्यंग्य साथ साथ हो, व्यंग्य के साथ साथ वाच्य का होना जरूरी है, ऐसी अगर कोई बात कही गई हो तब तो आप कह सकते थे कि दोनों साथ साथ ही होता है तो क्रम मत माना जाए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि व्यंजकता में, ध्वनि में तो वाच्य का कहीं कोई परामर्श होता ही नहीं है, तो इसलिए वाच्य को इसमें आप क्यों घुसेर रहे हैं? वाच्य एक अलग चीज है। तथा ही गीतादि शब्देभ्यो भी रसाभिव्यक्तिरस्ति। जैसे जब हम गीत सुनते हैं तो गीत सुनने में भी हमें रस की अभिव्यक्ति होती है, हमें रस प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ हमको वाच्य की अपेक्षा तो होती ही नहीं। वहाँ तो गीत के धुन को सुनकर हमें रसमय आनंद मिल जाता है। वहाँ क्या शब्द प्रयोग है, क्या उसका वाच्य है, इसकी हमें कोई अपेक्षा नहीं होती। नच तेषां मंत्रा वाक्य परामर्श अत्रापि ब्रूमः प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यंजकत्वं शब्दानाम् इति अनुमतमेते तस्माकम्। कहते हैं कि इसमें आपकी जो बातें हैं, आपने जो पहले कही कि प्रकरणादि के साथ या प्रकरणादि के कारण शब्द की व्यंजकता स्पष्ट होती है, इस बात से मैं अभिमत हूँ, मैं युक्त हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। किंतु तद व्यंजकत्वं तेषां कदाचित स्वरूप विशेष निबंधनम कदाचित वाचक शक्ति निबंधनम। कहते हैं ये बात तो मैं मानता हूं कि प्रकरण के अनुकूल ऐसा होता है, लेकिन प्रकरण के अनुकूल होने पर जो वह शब्द व्यंग्य का बोधन करता है उसमें कहीं तो उसका स्वरूप, कहीं उस शब्द का स्वरूप विशेष का निबंधन जो है वो काम करता है कि ऐसे जगहों पर ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए ऐसा व्यंग्य आ गया। ये स्वरूप निबंधन काम करता है। और कहीं वाचक शक्ति निबंधनम, कहीं उस शब्द में जो वाचकता है वो वाचकता कारण बनता है। तत्र जेसाम वाचक शक्ति निबंधनम तेसाम यदि वाच्य प्रतीति मंत्रे नैव स्वरूप प्रतीत्या निष्पन्नम तद्भवेन न तरहि वाचक शक्ति निबंधनम। कहते हैं जहाँ पर वाचक शक्ति निबंधन के द्वारा व्यंग्य की प्रतीति होती है वहाँ वाच्य प्रतीति मंत्रे नैव, वाच्य प्रतीति के बाद जब वाच्य का स्वरूप हमें प्रतीत हो जाता है तब व्यंग्य की प्रतीति होती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि वो व्यंग्य जो है वाच्य के बाद आता है, पहले वाच्य आता है तब व्यंग्य आता है, तब तो ठीक है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि दोनों एक साथ होता है, तो एक साथ होने पर तो साथ साथ ही वाच्य भी हो जाना चाहिए था, साथ साथ ही व्यंग्य भी हो जाना चाहिए था। तो फिर वाच्य पहले और व्यंग्य बाद में ये कैसे होगा? ये तो तभी होता है जब वाच्य और व्यंग्य को हम अलग अलग मान के चलते हैं, दोनों में अलग अलग स्थिति होती है। तन्निबंधनम तन्नियमेनेव वाच्य वाचक भाव प्रतीति उत्तर कालत्व व्यंग्य प्रतीते प्राप्तमेव। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कहीं भी आप पहले शब्द को सुनकर जो उसका वाच्य अर्थ है उस वाच्य अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद चाहे उसकी स्थिति को देखकर, प्रकरण को देखकर इत्यादि और जो चीज़ें हो उसको देख करके आपको व्यंग्य आता है। तो जब वाच्य के बाद व्यंग्य आ रहा है तो फिर वाच्य और व्यंग्य का क्रम कैसे नहीं होगा? इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि वाच्य और व्यंग्य में क्रम है। हाँ, सौतु क्रमोल्लाघवान न लक्ष्यते। कहीं कहीं जैसे ब्रह्मधार्मिक विश्रब्धा में वहाँ पहले सुनने वाले को वाच्य और व्यंग्य का क्रम पता नहीं चलता, सुनते ही वो और समझ जाता है कि भाई शेर है भागो।
ये अर्थ उसको लग जाता है कि लाघवान न लक्ष्यते, उसमें जो तेजी होती है उस तेजी के कारण उसका पता नहीं चलता है। तो इसमें कोई आचार्य क्या कर सकते हैं, ये तो सहृदयों की प्रतीति है। यदि च वाच्य प्रतीति मंत्रे नैव प्रकरणाद्यवच्छिन्न शब्द मात्र साध्यारसाद्य प्रतीति स्यात् तत् अनवधारित प्रकरणानां वाच्यवाचक भावे च स्वयं अव्युक्त बन्नानां प्रतिपत्रीणां काव्य मात्र श्रवणादेवासो भवेत्। कहते हैं कि देखिए, अगर आपके कथनानुसार वाच्य और व्यंग्य दोनों की प्रतीति साथ साथ ही होती हो, तब तो ऐसा भी होगा कि जहाँ वाच्य प्रतीति के साथ साथ ही तुरंत व्यंग्य की प्रतीति हो जाती है एक कालावच्छेदे नहीं या प्रकरणाद्यवच्छिन्न शब्द से, तो ऐसे में तो जो कोई व्यक्ति प्रकरण जान रहा है या जो कोई व्यक्ति प्रकरण नहीं जान रहा है, दोनों को एक साथ ही व्यंग्य की प्रतीति होगी। क्योंकि आपका अगर ये तर्क हम मान लें कि वाच्य और व्यंग्य जो होता है वो साथ साथ ही होता है, इसमें क्रम की आवश्यकता नहीं है, तब तो वाच्य सबके समक्ष में होता है। अब वाच्य जब सबके समक्ष में होता है और दोनों वाच्य व्यंग्य साथ साथ होता है, तब तो का कोई सहृदय हो, कोई प्रकरण को जानता हो या कोई न जानता हो, दोनों के लिए वाच्य व्यंग्य एक साथ ही वाच्य श्रवण मात्र से, शब्द श्रवण मात्र से उसको व्यंग्य की प्रतीति हो जाएगी। असह भावे च वाच्य प्रतीतेरनुपयोगा, कि सह भावे साथ साथ होने पर, जब साथ साथ होगा तो वाच्य प्रतीति जो है वो उसकी तो अनुपयोगिता ही हो जाएगी, क्योंकि सहृदय तो व्यंग्य को स्वीकार करता है। असहृदय व्यंग्य को ही स्वीकार करता है, वही उसके लिए चमत्कारकारी होता है, वही आह्लाददायक होता है, उसी के लिए काव्य होता है। तो फिर यहाँ वाच्य प्रतीति की अनुपयोगिता हो जाएगी। यदि उपयोग होता है, आप अगर मानते हैं कि नहीं वाच्य का उपयोग है, तो उपयोग होने पर तो फिर सहभाव नहीं होगा, तब तो पहले वाच्य होगा, अब वाच्य के बाद उसके प्रकरणादि को देखकर व्यंग्य पे जाएगा वो। हाँ, स्पीड इतनी ज़्यादा होगी सहृदयता की कि वो वाच्य के तुरंत बाद व्यंग्य को पकड़ लेगा, उसको क्रम का पता नहीं चलेगा। इसी बात पर यहाँ बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया है, जिस प्रकरण में इसको अगर हम देखें तो हमको असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, उसके जो भेद हैं उन सभी भेदों पर इन्होंने क्रमशः इसी विचार को पूरा लाइन बाय लाइन करके उसकी व्याख्या की है कि सभी जगह पर आपको वाच्य और व्यंग्य दोनों में क्रम होता है, और क्रम में लघुता के कारण वो क्रम हमें ज्ञात नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ क्रम नहीं होता, वाच्य और व्यंग्य दोनों एक साथ ही होता है, ऐसी भी बात नहीं है। जैसे जब हम अलंकारादि का प्रयोग करते हैं या अलंकारादि को देखते हैं, अलंकार ध्वनि में जाते हैं, तो वहाँ भी हम यही देखते हैं कि पहले जो उसका वाच्य है वो हमें प्रतीत होता है, उसके बाद उस प्रकरण के ज्ञान के आधार पर, उस विषय के ज्ञान के आधार पर उसकी तुलना करने पर हमें उपमा इत्यादि अलंकार जो हैं वो भी हमें व्यंग्य में प्रतीत होते हैं, जिसके चलते हम वहाँ कहीं वस्तु ध्वनि या कहीं अलंकार ध्वनि की बात करते हैं। उसी के आधार पर जहाँ आपको पद प्रकाशता दिखाया गया है, जहाँ आपको वाक्य प्रकाशता दिखाया गया है, इन सब में वही बात होती है कि ये देखना पड़ता है कि वो व्यंजकता जो है इसकी वो किस में है, शुरू में है, पद में है, या व्यंजकता जो है वो वाक्य में है। इन दोनों का अध्ययन करने के बाद ही हमने सारा विषय निरूपित किया है। अब तृतीय उद्योत जो हम पढ़ रहे हैं, इस तृतीय उद्योत में इस पर आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा बहुत लंबा विवेचन इस पर इन्होंने किया हुआ है, और जिसका सार तत्व जो है वो सार तत्व ही है कि कहीं वाच्य वो साथ साथ नहीं होता है, बल्कि वाच्य और व्यंग्य
दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। वाच्य और व्यंग्य में क्रमशः प्रतीति का कारण होता है, वाच्य और व्यंग्य में अंतर होता है। कहीं वो अंतर हमें ज्ञात होता है, कहीं वो अंतर हमें ज्ञात नहीं होता है। यही होता है और कुछ नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि वाच्य और व्यंग्य जो है वो दोनों साथ साथ है। वाच्य व्यंग्य के साथ साथ रहने की कोई स्थिति यहाँ नहीं होती है। यही बातें इन्होंने पूरे तृतीय उद्योत में बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान में ये बातें बताई है। तो इन बातों को, जो बातें हम पहले से ही पढ़ रहे हैं और जो बातें हम पहले से ही देखते चले आ रहे हैं, इन बातों को हम छोड़ते हुए आगे जो इनकी आगे का जो विषय है, जिन विषयों पर इन्होंने अपना विवेचन उपस्थापित किया है, उन विवेचन को लेकर के फिर हम आगे का पाठ आरंभ करेंगे, ताकि ध्वन्यालोक में प्रवर्तित जो भी विषय हैं वो विषय मेरे सामने उपस्थित हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई विषय यहाँ से छूट जाए। तो विषय न छोड़ने के क्रम में हम वो विषय वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फिर कोई नया विषय या नया तत्व ये उपस्थापित करेंगे। तो आज का पाठ हम यहीं विरमित करते हैं। कल फिर इससे आगे के नए विषय को लेकर हम ध्वन्यालोक का पाठ आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।